आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और हमेशा की तरह शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही खास मेहमान जो हमारे साथ रहेंगे साथ वो है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल से जानेंगे आज बाजार का हाल कैसा रहा, कोटक बैंक पर बुल और बेयर के क्या तर्क हैं, हमें बताएंगी सृष्टि शर्मा। कावेरी सीट पर एक्सक्लूसिव रिसर्च और लिस्टिंग के बाद क्यों महंगा हुआ बर्गर किंग, जानेंगे वरुण दुबे से। जानकारी ले उससे पहले जरा आज के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल था। सुबह प्रमुख इंडेक्स पर दबाव देखने को मिला और फिर दोपहर बाद अगर देखा जाए तो अच्छी खरीदारी से बाजार को काफी सपोर्ट मिला। दिग्गज फाइनेंस कंपनियों में जोरदार खरीदारी आज देखने को मिली। इससे आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निचले स्तरों से निफ्टी 121 अंक चढ़कर और सेंसेक्स निचले स्तरों से 421 अंक चढ़कर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईज के डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2484 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज करीब 2667 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और चलिए अब एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, आज बाजार में हमने देखा काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल था, वजह मेन क्या रही है उसकी? भारतीय बाजारों ने हफ्ते के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बरकरार रखा। जी हां, आज दिन के दौरान भली नई ऊंचाइयों पर ना पहुंचे हो, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर बाजार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते नजर आए। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, होना तय भी था, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में उम्मीद हमें कल ये थी कि मजबूती के साथ बंद होंगे। 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उसके विपरीत 200 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुए। उसके चलते भारतीय बाजार सुस्त खुले और सुस्त खुलने के बाद आई मुनाफा वसूली, लेकिन एकदम परफेक्ट लेवल से यू टर्न लिया। निफ्टी पर 13,450 के आसपास और बैंक निफ्टी पर 30,350 के आसपास से यू टर्न लिया और उसके बाद दिन की ऊंचाइयों की तरफ जाकर बंद होने में हुए कामयाब। निफ्टी जहां बंद हुआ वो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है 13,567 का, और साथ ही बैंक निफ्टी भी यहां पर मजबूती के साथ बंद हुआ 30,000। बैंक निफ्टी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हुआ 54 पॉइंट नीचे, लेकिन सेंसेक्स भी नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ, छोटे ही मार्जिन से सही, लेकिन 46,263 पर। जो निचले स्तरों से खरीदारी आई उसके पीछे कारण ये था कि एफआईआईज की तरफ से लगातार खरीदारी के आंकड़े बरकरार हैं और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स अमेरिका में बड़ी मजबूती के साथ 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आए, तो लगा कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन होगा। इन दोनों संकेतों ने आखिरी एक घंटे में बाजारों में जोश और रिकवरी को सहारा दिया। तो ओवरऑल ट्रेंड बरकरार है, बाजार मजबूत सपोर्ट लेकर निचले स्तरों से वापस रिकवर कर रहा है, फ्लो स्ट्रॉन्ग है और अभी तक कोई ऐसा खास संकेत बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी मुनाफा वसूली है, तेज गिरावट की आशंका हो। तो जब तक ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, एफआईआईज की तरफ से लगातार खरीदारी के आंकड़े आते दिख रहे हैं, तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार और धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात एक ही है कि अब जो एक तरफा तेजी बाजार में हो रही थी उसके मुकाबले में बाजार हर एक लेवल पर रुक कर थोड़ा संभल कर फिर से आगे बढ़ रहा है। तो स्पीड बेहतर हुई है धीमी होकर, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक में अब भी भरपूर एक्शन है और वो तेजी वहां पर अब भी आगे और बढ़ने के आसार आपको नजर आएंगे। जी अनिल जी, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखें और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज कहां सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिला है बाजार में। हमारे सहयोगी कुशल का रुख करते हैं। कुशल, आज दिन भर का एक्शन कहां पर रहा, कहां पर हमें देखा कमजोरी रही और कहां पर सबसे ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली शेयर में? बाजारों में जो है एक शानदार रिकवरी का ट्रेंड हमें देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मिड सेशन में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद एक रिवर्सल जो है हमें काफ़ी बढ़िया जो है बाजारों में नजर आया। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी में तेजी का जो ट्रेंड देखेंगे वो एनबीएफसीज में साफ तौर पर नजर आया, जिसमें जो बजाज ग्रुप के स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। वहीं अगर आप गिरावट का ट्रेंड देखेंगे तो HUL, नेस्ले, जितने भी FMCG काउंटर्स थे वहां पर वीकनेस हमें देखने को मिली। एनबीएफसी स्पेस से जो बजाज के ग्रुप के स्टॉक्स थे वहां पर
तो तेजी बनी ही थी, साथ ही L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंस में भी बढ़िया मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई। मेटल स्पेस में भी काफी बेहतरीन तेजी रही, जिसमें वेल्सपन कॉर्प, JSPL, JSW स्टील में तेजी बनी। साथ साथ अगर आप ऑटो स्पेस और मेटल स्पेस की बात करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था, वहां पर काफी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में बनी। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में तो एक स्ट्रांग रिवर्सल के संकेत हमें आज के सत्र में देखने को मिले, क्योंकि कल के सत्र में करीब 1-1.5% की गिरावट हमें यहां पर इस स्पेस में आती हुई नजर आई। PSU बैंक्स अगर आप देखें तो यहां पर लगातार गिरावट का दौर अभी 1-2 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कैनरा बैंक टॉप लूजर निकल कर आया। साथ ही SBI, PNB जैसे शेयरों में भी 1.5 से 2% की गिरावट दर्ज होती हुई दिखी। FMCG स्पेस में नेस्ले HUL के साथ साथ जुबिलेंट फूड और कोलगेट जैसे दिग्गज शेयरों में भी गिरावट और मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने को मिला। और अंत में ZK हिट कॉल्स की भी अगर आप बात करें तो वहां पर हमने बजाज फाइनेंस पर हिमांशु जी ने कॉल दी थी, और साथ ही जो हेवेल्स पर कॉल आया था राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर का, वो काफी दमदार रिटर्न्स आखिरी 1-1.5 घंटे में देता हुआ नजर आया। जी, बहुत शुक्रिया कुशल, सेक्टर स्पेसिफिक यहां पर और जानकारी देने के लिए आपका। हमारे आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, आज के बाजार पर आपका क्या टेक है, ये समझेंगे। और दूसरा, कल के लिए अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक कौन सी सिलेक्ट करें, और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए कौन सी पिक होगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में तो बिल्कुल एक तेजी का माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से FIIs की खरीदारी चल रही है, आज के भी जो आंकड़े आए हैं अराउंड 2500 करोड़ के आसपास की उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी करी है, तो कोई रुकावट लग नहीं रही है। और आज भी ड्यूरिंग द डे बाजार में जरूर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट वहां पे भी वापस से खरीदारी आ गई और हमारे बाजार वापस से रिकवर होकर पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो मुझे लगता है बाजार में तेजी में ही रहना चाहिए, हालांकि थोड़ा कॉशियस क्वालिटी के साथ ही जाने की सलाह रहेगी। बाकी जहां तक मेरा कल का सवाल है, कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इंट्राडे के तौर पे मेटल स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आज 58 रुपए के आसपास बंद हुआ है, उसमें खरीदारी करने की सलाह है। बिकॉज जिस तरीके से स्टील कंपनीज वीकली बेसिस पे, अब तो वीक ऑन वीक भी प्राइसेस अपने बढ़ा रही है, और स्टील के जो दाम है पिछले 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं, और जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है स्टील सेक्टर में। तो मुझे लगता है ये जो पूरा स्टील सेक्टर है, इंक्लूडिंग टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, मुझे लगता है सभी अच्छा करेंगे। तो सेल में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मेरा कल का इंट्राडे टारगेट रहेगा 62 रुपीज का, स्टॉप लॉस रहेगा 56 का। और पोजिशनल कॉल का सवाल है, मेरा पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी इन्फोसिस पे। मैं IT सेक्टर पे बुलिश हूँ, और अब हम जो इस तिमाही के नतीजे हैं, जो कि आमतौर पे इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या बाई 10th ऑफ जनवरी दे देंगी, मुझे लगता है यहाँ से लेके अब इन द रन अप टू द रिजल्ट ये पूरा IT सेक्टर बहुत ही अच्छा करना चाहिए। शानदार परफॉर्मेंस रहा, और मुझे लगता है इन्फोसिस इन लेवल्स पे एक बहुत ही अच्छा बाई रहेगा। और पोजिशनली अगर आपका 10-15 दिन का व्यू है तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे खरीद के रखना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 1225 रुपए का, तो इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। जी, तो कल की खरीदारी इंट्राडे में स्टील सेक्टर से यहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सेल में विकास जी, और हफ्ते भर की खरीदारी IT सेक्टर से इन्फोसिस में करने की सलाह उनकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि कोटक बैंक से जुड़ी हुई है। दरअसल उदय कोटक को एक बार फिर से कोटक बैंक का MD एंड CEO नियुक्त कर लिया गया है, मंजूरी मिल गई है इसको। अब शेयर इसके बाद काफी फोकस में है। आइए जानते हैं कोटक बैंक पर जो बुल और बेयर के अपने अपने क्या तर्क हैं, समझते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा से। सृष्टि, जरा बताएं कोटक बैंक पर बुल वर्सेस बेयर। साथ ही अगर हम कोटक बैंक को देखें तो एक लंबे समय से स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इतने अच्छे रिटर्न्स के पीछे कुछ बड़ी वजह हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर इतने ऊंचे लेवल्स पे कुछ सतर्क रहने के भी कारण हैं जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। आज फिर से स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई छुआ है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्टॉक में तेजी के तर्क क्या है। आज के लिए जो सबसे पॉजिटिव खबर आई थी बैंक के लिए, वो आई थी RBI की तरफ से, जिसमें RBI ने उदय कोटक को दोबारा MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी 2021 से अगले 3 साल के लिए वो नियुक्त होंगे, जिससे कि बैंक के प्रमोटर को दोबारा नियुक्ति और ओनरशिप से जुड़ी जितनी भी चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आई हैं। फंडामेंटल लिहाज से बात करें तो बैंक का मजबूत खासा है, साथ ही सेविंग अकाउंट बढ़ने से जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है उसको सहारा मिलता हुआ नजर आया है। मार्जिन्स में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि वो मजबूत ही रहेंगे। कम प्रोविजनिंग, ट्रेजरी आय और फीस आय के चलते इनका जो मुनाफा है उसको भी सहारा मिलता हुआ नजर आया है। और आखिरी में कोविड के बावजूद भी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है बैंक को, जिसके चलते जो इनके आंकड़े हैं वो बेहद मजबूत आ रहे हैं। और साथ ही
हाल ही में हमने देखा था कि विदेशी निवेशकों का भी काफी रुझान था कोटक बैंक के लिए, क्योंकि एमएससीआई रीबैलेंसिंग में एक बड़ा बदलाव हुआ था कोटक बैंक के लिए, जिसमें काफी बड़े इनफ्लोज आए थे कोटक बैंक में और स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। पर इसी के साथ इतने ऊंचे लेवल्स पे कुछ मंदी के भी तर्क हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिसके चलते आपको सावधान रहना चाहिए। जिसमें कि पहला है कि अभी तक तो बैंक का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, पर फाइनेंशियल ईयर 21 पूरे साल की यानी कि हम लोन ग्रोथ देखें तो वहां पे इनकी जो लोन ग्रोथ है वो सपाट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही पिछले 3 महीने में करीब 35% तक की तेजी देखने को मिल गई है, जिसके चलते इनके जो वैल्यूएशंस हैं अब मौजूदा स्तर पे थोड़े महंगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के अगर हम प्रोजेक्शंस देखें तो वहां पे जो बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 4.3 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा महंगा बताया जा रहा है। साथ ही इनका मोराटोरियम पूरा होने पर जो एनपीए है वो बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। ये सारे ही बैंकों के लिए एक बड़ा ओवरहैंग है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। और आखिरी में रिटेल पोर्टफोलियो में कंपटीशन बढ़ने का भी खतरा है, तो इनके रिटेल पोर्टफोलियो पे हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा दबाव आए। तो ये कुछ मंदी के तर्क हैं जो कि आपको कोटक बैंक में नजर रखने चाहिए। पर स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, काफी अच्छे रिटर्न्स हैं, पर ये दोनों ही चीजें आप ध्यान में रखिए। और अब देखते हैं आगे जाके कोटक बैंक की चाल किस तरीके से रहती है। जी शुक्रिया सृष्टि इस शानदार रिसर्च के लिए। बुल वर्सेस बेयर आपने कोटक बैंक पर इनके अपने तर्क बताए। विकास जी आपसे क्विक टेक लेना चाहेंगे, बुल वर्सेस बेयर के तर्क आपने भी सुने, क्या किया जाना चाहिए कोटक बैंक में? देखिए स्वाति, वैसे तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, बट स्टॉक एक तो काफी चल चुका है, बट स्टिल जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पूरा फोकस में है और विद इन द स्पेस कोटक बैंक एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। तो मेरी राय में जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, और बाकी जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, कोई दिन बाजार में थोड़ा गिरावट या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, उस दौरान बिल्कुल खरीदना चाहिए। आई एम बुलिश ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। ओके, तो कोटक बैंक जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह विकास सेठी जी की। अगली खबर का रुख करते हैं कावेरी सीड से जुड़ी हुई। इस साल भी बायबैक कावेरी सीड कर सकती है, अच्छे प्रीमियम पर बायबैक संभव है। कावेरी सीड को लेकर एक्सक्लूसिव रिसर्च है हमारे सहयोगी वरुण के पास। वरुण जरा बताएं कावेरी सीड से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिसर्च। देखिए बहुत जल्द कावेरी सीड्स जो है एक बायबैक ला सकती है, और इस बायबैक का प्राइस जो होगा वो 700 रुपए प्रति शेयर का होगा। बायबैक का साइज जो है 185 से 195 करोड़ के आसपास हो सकता है, और कंपनी जो है 26 से 28 लाख शेयर जो है उसका बायबैक कर सकती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या रिसर्च है ये आप समझिए। पिछले 3 साल से लगातार अगर आप देखें तो कावेरी सीड जो है बायबैक करते आ रहा है। FY17, FY18, FY19 लगातार अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने बायबैक किया है, और बायबैक का साइज आप देखिए, अपने कुल जो शेयर्स थे कंपनी के उसमें से करीब 4.3 से 4.5% के आसपास का बायबैक जो है ये कंपनी लगातार करते आ रही है, और अपने प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो बढ़ाते जा रही है। FY21 में अगर आप देखें तो ये बायबैक क्यों करेगी? देखिए कंपनी के पास कोई बड़े केपेक्स प्लान तो ऐसे है नहीं, इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी कोई नहीं है, और अगर आप देखें तो इस कंपनी के अब तक के FY21 का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहा है। कंपनी की आय में 14% के आसपास और मुनाफे में करीब 30% के आसपास का उछाल देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो है वो काफी स्टेबल है। अगर आप कैश देखेंगे तो ज्यादा कैश आपको इस कंपनी के पास नहीं दिखेगा, लेकिन इस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है खासकर म्यूचुअल फंड्स में वो काफी ज्यादा है। करीब 485 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में है। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल का करीब 20% के आसपास का बायबैक करती है। इक्विटी कैपिटल 960 करोड़ का है, उसका 20% माने तो करीब 195 करोड़ के आसपास आता है। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 30 से 35% के आसपास पे प्रीमियम पे कंपनी ने इसके पहले बायबैक किए हैं। तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन करें तो हमारा प्राइस जो निकल के आता है वो आता है 700 रुपए के आसपास, जहां कंपनी बायबैक कर सकती है, और करीब 26 से 28 लाख शेयर का बायबैक हो सकता है। 185 से 195 करोड़ के आसपास का बायबैक जो है ये कंपनी जल्द कर सकती है। आइए अब कल बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या हो वो समझते हैं अनिल जी से। अनिल जी, कल स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की आप सलाह देंगे? ट्रिगर मेनली बाजार के लिए कौन से होंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे?
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नजर बिल्कुल अमेरिकी बाजारों पर ही रहेगी, क्योंकि कल की कमजोरी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स कल के पूरे नुकसान की भरपाई करने के मूड में। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है और फिर डाउ फ्यूचर्स का हाल कैसा रहता है। लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर बढ़ेंगे आगे। 13,450, 13,500 निफ्टी पर दिन के दौरान मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल भी काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 13,600, 13,650 है वो रेंज जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। ब्रॉड रेंज आप कह सकते हैं 13,450 से 13,600 की बनकर आ रही निफ्टी पर। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 30,200, 30,350 सपोर्ट के तौर पर है बैंक निफ्टी पर, जो आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा 30,950, 31,000 रुकावट का लेवल बन सकता है। फ्रेश और बड़ी खरीदारी बैंक निफ्टी अगर 31,000 पार करता है तो उसके बाद आती हुई आपको दिखेगी। तो ये लेवल से जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी है, जहां अच्छे वैल्यूएशन से स्टोरी है और जहां खरीदारी के संकेत तकनीकी तौर पर आ रहे हैं, वहां अब भी एक्शन बना रहेगा, वहां पर मौके होंगे। और बाकी इंडेक्स और दिग्गज शेयरों में सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। आज आप फिर से देख सकते हैं किस तरह से निचले स्तरों से मेटल सुधर गए, सीमेंट शेयर वापस से एक्शन में आने लगे, ऑटो स्टॉक्स 2 दिनों की कमजोरी के बाद तेजी से चल पड़े। तो सेक्टोरल रोटेशन जो हो रहा है उसका फायदा उठाएं। और इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते तो हर रोज दिन के दौरान एक मौका बाजार आपको देता है सही लेवल पर एंट्री करने का, और वहां से दिन के दौरान ही आपको अच्छे रिटर्न आते दिखते हैं। तो वही आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए बाय ऑन डिप्स की। कल भी यही काम आती हुई दिखेगी। शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। आइए अब जानते हैं वायदा बाजार की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट ने करेक्शन के बावजूद, फर्स्ट हाफ में करेक्शन था लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने वापस से एक रिकवरी दिखाई और 13,500 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हुआ है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है और यहाँ से लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो कल के सेशन के लिए भी हम तेजी का ही ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करेंगे और उसमें हम 13,600 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 59 रुपीज के आसपास करंट वीक की एक्सपायरी का, वो बाय करने की सलाह देंगे। क्योंकि मार्केट में आज के सेशन में भी देखें तो पुट राइटर्स आज भी काफी एग्रेसिव थे। 13,400, 13,500 की स्ट्राइक में, इवन 13,600 में भी हमने देखा कि पुट राइटर्स ने आज राइटिंग की पोजीशन बनाई, जो कि ये दर्शाता है कि मार्केट में तेजी का ही मूड यहाँ से रहेगा और मार्केट हायर साइड की तरफ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो 13,600 का कॉल ऑप्शन 59 रुपीज में खरीदना है। 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के हमें लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 90 रुपए से 95 रुपए के। तो ये तो इंडेक्स में तेजी करने की सलाह रहेगी। कल स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में कंटेनर कॉनकॉर में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक ने आज हायर साइड पे क्लोजिंग दी है, 410 के ऊपर आज क्लोज हुआ है, तो हम कंटेनर कॉर्प भी बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन के लिए 407 के स्टॉप लॉस से, और हमें लगता है कल इसके टारगेट आना चाहिए 425 के आसपास। तो निफ्टी में 13,600 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके ट्रेड करना चाहिए और कंटेनर कॉर्प एक स्टॉक जो हम रिकमेंड करेंगे कल के सेशन के लिए। शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। विकास जी, आपके पास आ रहे शो के अंत में यही जानेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे आप आज? हाँ बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो स्टॉक आज रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जो कि आज कुछ 575 के लेवल्स पे बंद हुआ। ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स, फ्लोरोपॉलीमर्स, रेफ्रिजरेंट्स और केमिकल्स बनाती है। बहुत ही शानदार कंपनी है। सितंबर क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त नतीजे पेश किए कंपनी ने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 78 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 16 करोड़ का था। और इस सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं 24% के। तो जिस तरह से हाल ही में इनके प्रोडक्ट पे सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो उसका एक फायदा देखने को मिलेगा। और दूसरा मेरा ये मानना है कि ये जो कंपनी है ये रेफ्रिजरेंट्स बनाती है, जो कि रेफ्रिजरेशन में और कोल्ड जो चेन लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं। तो जिस तरह से ये जो कोविड की वैक्सीन है उसके ट्रांसपोर्टेशन से भी मुझे लगता है इस कंपनी को बहुत ही फायदा होने वाला आने वाले दिनों में। और वैसे FIS-DIS का अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 17.5% स्टेक इसमें FIS-DIS ओन करते हैं, जिसमें HDFC मिड कैप फंड, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड भी इसमें ओन करते हैं। प्लस बाजार के दिग्गज आपके वल्लभ भंसाली जी और उनकी फैमिली भी 6% स्टेक ओन करती है।
तो मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में ये स्टॉक डेफिनेटली 850 तक के लेवल्स हिट कर सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। गुजरात फ्लोरोकेमिकल में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की। विकास जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में शामिल हुए, साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके, लेकिन बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए जुड़िए सुबह 7 बजे से जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।